तो नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा अवतार शर्मा। कोविड-19 के चलते हम स्कूल नहीं जा सकते, तो आइए मैं स्कूल को आपके घर तक ले आता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 गुप्त काल की स्थापना और गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने, और इस वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त जैसे महान प्रतापी शासक हुए थे, जिनके महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य थे, इनके बारे में चलो आज हम पढ़ते हैं। चलो करो शुरू। आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। 275 से 550 ईस्वी के मध्य ये साम्राज्य था। कुषाण और शक और मुरंडों के पतन के बाद श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में, आज से लगभग 1725 वर्ष पहले, गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्री गुप्त जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था और समुद्रगुप्त इसी का एक वंशज प्रतापी शासक था। उसने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आप को श्री गुप्त का प्रपुत्र कहा है। श्री गुप्त के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वह था घटोत्कच। उत्तराधिकारी का मतलब जानते हो, एक राजा मरने के बाद जब उसकी सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा राजा। अब घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम एक शासक हुआ था, प्रतापी शासक गुप्त वंश में। 320 से 325 ईस्वी में इसका शासन था। अभी 2020 ईस्वी चल रही है और ये था कब? 320 से 325 के आसपास। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का शासक था, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसने लिच्छवी वंश के जो राजा थे उनकी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 ईस्वी में, यानी लगभग 1700 और 19 का मतलब 81 के आसपास एक संवत चलाया था, जिसका नाम था गुप्त संवत। ये चंद्रगुप्त प्रथम के कार्य थे। इसके बाद हुआ समुद्रगुप्त 325 से 380 ईस्वी के मध्य में शासन किया था इसने, और ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी शासक था। इसका जो आदर्श था वो था दिग्विजय, यानी सभी दिशाओं को जीतना और एकीकरण, पूरे देश को एक बनाना। ये इसका प्रमुख आदर्श था, विचार था। साम्राज्यवाद की इसने नीति अपनाई, यानी आसपास के राजाओं को जीत करके अपने राज्य में मिलाने की इसने नीति अपनाई। इसका एक दरबारी कवि था प्रसिद्ध, जो था हरिसेन, उसका नाम था हरिसेन। इसने कई शिलालेखों में अपना नाम उल्लेख किया है। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने ही कवि के रूप में पद्यों में उस प्रशस्ति को लिखा था। इसने इसकी जो सैनिक सफलताएं थी उसका विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, उसमें उल्लेख किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है, यानी खुदा हुआ है, जिस पर अशोक का अभिलेख लिखा हुआ है। और इसके द्वारा जो जीते गए राज्य थे उनको 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना, दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य का क्षेत्र और आठविक राज्य। ये बोर्ड में पूछा जा सकता है कि कितने समूह में इसके राज्य को बांटा जा सकता है और वो कौन कौन से राज्य थे। पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक कुषाण राज्य, ये इसके राज्य के भाग थे। और इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आपके जो प्रतापी शासक हुआ उसका नाम था, हाँ तैयार हो जाइए, मैं निकाल रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम तो पहले था, अब उसके बाद कौन सा हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 380 से 412 ईस्वी के मध्य में इसका शासन था, और ये समुद्रगुप्त का बेटा था, पुत्र था। इसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवराज या देवगुप्त के नाम से कौन सा शासक था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा आगे बढ़ाया। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा था एक रुद्रसेन, उससे किया, और बाद में इसकी मृत्यु के बाद इसकी पुत्री प्रभावती ने ही अपने छोटे पुत्र को इसकी गद्दी पे बिठाया और वास्तविक शासक बन गई थी। चंद्रगुप्त ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीत करके अपने शासन में मिला लिया था। उज्जैन को भी उसने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में बनाया। शकों पर इसने, शक वंश था, उस पर भी इसने विजय प्राप्त की, और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि
धारण की। पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। ये उसी का पिता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय उसी समुद्रगुप्त का बेटा है। अब चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का जो प्रतापी शासक हुआ वह था कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। ये 414 से 455 ईस्वी के मध्य इसका शासन था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो कुमार गुप्त था उसको शासक बनाया गया। और कुमार गुप्त को ही नालंदा, जिसका दूसरा नाम महेंद्रादित्य भी है, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपको बोर्ड में अगर प्रश्न आए तो लिखना है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने। उसका राज्य सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास में सौराष्ट्र लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था। और इसके राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र का विद्रोह से सामना, पुष्यमित्र नाम का एक शासक था, उससे इसका सामंत था, उसने विद्रोह कर दिया था, जिससे इसको सामना करना पड़ा। इसके बाद स्कंदगुप्त जो 455 ईस्वी से 467 के मध्य इसने शासन किया। स्कंदगुप्त जो ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी उसने, मतलब ये बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी ये उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, पूछा हुआ ये प्रश्न कई बार। तो ये कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने। ये दो प्रश्न बनते हैं इससे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने। और सुदर्शन झील जो जूनागढ़, कहाँ पर, गुजरात में है, उसका जीर्णोद्धार भी किसने करवाया? कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने। सुन रहे हो ना ध्यान से? हाँ, ये प्रश्न आएंगे आगे, आपको हल करने हैं। जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूण वंश, हूण जाति के लोग थे, उनसे जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंत में हूणों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा हो रहा है। आगे बाकी शेष वीडियो में कल जारी करूँगा। तब तक इसमें जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के आपकी पुस्तक के आखिर में जो प्रश्न है उनमें गुप्त काल के शासकों से संबंधित प्रश्नों को ढूंढो और लिख करके मुझे उत्तर भेजो।